नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने मिशन NTPC 2020-21 के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। हफ्ते में 3 दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी मिशन NTPC सीरीज की। अब दोस्तों, इसका जो पहला पार्ट है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पहला पार्ट जो है उसको देख सकते हैं। ये जो वीडियोस होंगी इनका जो मेन फोकस होगा वो होगा RRB NTPC एग्जाम 2020 के लिए। तो उस एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज होगी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। जो भी लोग NTPC का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इनमें सभी क्वेश्चंस जो लिए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, काफ़ी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और जो वीडियोस होंगी उनका फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस वीडियो में वैसे तो हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाएगा अगर हम उसको भी मिला लें तो इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बैठेंगे, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो 2023 में जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसको कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करने जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत जो है ये होस्ट करेगा 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में होने जा रहे हैं 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अब यहाँ बात हुई है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की, तो इससे और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। तो वो होंगे, अब जो इंडिया इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा, भारत जो है चौथी बार होस्ट करने जा रहा है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को। अब जो ये वर्ल्ड कप होता है ये हर साल 4 साल में एक बार होता है। जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होता है ये 4 साल में एक बार होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आगा खां कप जो है ये रिलेटेड होता है हॉकी से। ध्यानचंद कप है ये भी रिलेटेड हो गया हॉकी से। इंदिरा गोल्ड कप जो है ये रिलेटेड होता है हॉकी से। और टॉमी इमाम गोल्ड कप, ये सब जो होते हैं ये सब रिलेटेड होते हैं हॉकी से। तो इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आगा खां कप जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। तो इनके ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रॉफीज और कप के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप ट्रॉफीज और कप की जो सेपरेट वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1971 में। अभी जो लास्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2018 में, वो जीता है बेल्जियम ने। तो बेल्जियम ने जीता है 2018 का मेंस हॉकी चैंपियनशिप। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो कंट्री की हुई है इंडिया की। तो इंडिया से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम मैप देख लेते हैं इंडिया का। तो दोस्तों, ये जो है ये मैप है इंडिया का। तो अब आप दोस्तों लेफ्ट साइड में एक रेड लाइन देख रहे होंगे। ये जो रेड लाइन है ये क्या है, तो इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेड क्लिफ लाइन होती है ये एक बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको डिवाइड करती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है रेड क्लिफ लाइन होती है। और अगर आप ऊपर की राइट साइड में देखेंगे तो इधर जो है ये है चाइना और ये हो गया इंडिया। तो हमारा इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। ये जो बाउंड्री लाइन है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो ये आपको याद रखना है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एक्शन लाइन है उसकी बात करी जाए तो उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LOC जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अगर इंडिया और चाइना की बात करी जाए तो इंडिया और चाइना के बीच आती है LAC, जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है तो वो पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो हो जाएगी रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है तो वो हो जाएगी मैकमोहन लाइन। ये काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिया जो कंट्री है वो अपनी जो बॉर्डर है, जो अपनी बाउंड्री है, वो कितनी कंट्रीज से शेयर करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 कंट्री। इंडिया जो है अपना जो बॉर्डर है वो 7 कंट्री से शेयर करती है। पहली हो जाएगी पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। ये जो पार्ट है
इंडिया का वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है इंडिया। बाकी तीसरा बॉर्डर हो जाएगा चाइना, चौथा हो जाएगा नेपाल, पांचवा हो जाएगा भूटान, छठा हो जाएगा बांग्लादेश और सातवां हो जाएगा म्यांमार। तो ये 7 बॉर्डर्स हैं जिनसे इंडिया जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब दोस्तों इंडिया के अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये आता है बे ऑफ बंगाल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक साइड जो है बे ऑफ बंगाल है इंडिया के और एक साइड है अरेबियन सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं इंडिया के मैप से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। तो ये कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 सितंबर। तो अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इससे जो कि होंगे, अब ये जो सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है 2020 में। तो अभी से स्टार्ट करा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2020 से। अब हर साल 7 सितंबर को ये जो डे होगा ये मनाया जाएगा। अब ये जो डिसीजन लिया गया है कि हर साल 7 सितंबर को क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया है 74th सेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब यहाँ बात हुई है यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यूएन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये पता होना चाहिए आपको। यूनाइटेड नेशन जो है ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सिर्फ 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हेडक्वार्टर के ऊपर, एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और एक सेक्रेटरी जनरल या फिर हेड के ऊपर। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो यूएन है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है डेज के ऊपर। डेज में जो सेलिब्रेशंस होती हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सितंबर मंथ से जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से दिन रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए सितंबर से। तो हमारे क्वेश्चंस होंगे, तो हमारा क्वेश्चन है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर को भी हमने डिस्कस कराया कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 सितंबर को। अब हम आज 8 सितंबर की बात कर लेते हैं। तो 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है आपको। 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस हो गया 14 सितंबर को। 15 सितंबर पे चलते हैं। तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। और इसके साथ साथ इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 15 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या होता है? तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो पीस के लिए इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है यूएन के द्वारा वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 सितंबर को। अब हम 27 सितंबर की बात कर लेते हैं। तो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। 29 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हार्ट डे। तो वर्ल्ड हार्ट डे जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट रहते हैं। काफी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेज के ऊपर। डेज के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बना दी है जिसमें कि सारे मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका भी जो लिंक है आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि सारे डेज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेस हैज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो कौन सी प्लेस है जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा है धरती पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेथ वैली। तो डेथ वैली जो जगह है इसका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर गया है अर्थ पे। अब कुछ इससे फैक्ट्स हो गए, जैसे कि जो डेथ वैली है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो डेथ वैली जो है ये है कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसका जो रिकॉर्ड है इसने रिकॉर्ड बनाया है हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर का। वो कितना है? वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस।
तो 56.7 डिग्री सेल्सियस जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर गया है धरती पे। और ये कहाँ पे गया है? ये गया है डेथ वैली कैलिफोर्निया में। अब ये जो रिकॉर्ड बना था ये कब बना था? तो 1913 में। 1913 में रिकॉर्ड बना था कि जो हॉटेस्ट टेम्परेचर है वो है 56.7 जो कि है डेथ वैली का। अब अगर हम लोएस्ट नेचुरल टेम्परेचर की बात करें तो ये अर्थ के सरफेस पे कितना रिकॉर्ड करा गया है? तो ये करा गया है 89.2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस का 89.2 डिग्री सेल्सियस जो है ये लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया है अर्थ पे। और ये कहाँ पे है? तो ये वोस्टोक स्टेशन जो है अंटार्कटिका में, वहां पे रिकॉर्ड करा गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। और ये कब रिकॉर्ड करा गया था? तो ये है 1983 का रिकॉर्ड। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको जो जगह है ये दोनों ये जरूर याद रखनी है। जैसे कि लोएस्ट नेचुरल टेम्परेचर जो है वो हो गया -89.2 वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका में। और दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस डेथ वैली कैलिफोर्निया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये केमिकल नेम है कॉमन सॉल्ट का। तो ये आपको याद रखना है। सॉल्ट जो होता है उसका मेनली सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, नमक को। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको ज्यादातर पता ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट और केमिकल नेम्स बनते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो रहेंगे, तो ये है मार्च गैस। तो मार्च गैस जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो मार्च गैस का केमिकल नेम होता है मीथेन। तो ये पता होना चाहिए। लाफिंग गैस जो होती है उसका केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। जिप्सम जो होता है उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो होता है ये केमिकल नेम होता है जिप्सम का। ग्रेफाइट का केमिकल नेम क्या होता है? तो ग्रेफाइट का केमिकल नेम होता है क्रिस्टलाइन कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है कैपिटल C। तो क्रिस्टलाइन कार्बन जो है ये केमिकल नेम होता है ग्रेफाइट का। कार्बोलिक एसिड का केमिकल नेम होता है फिनॉल। फिनॉल हो गया कार्बोलिक एसिड का केमिकल नेम। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन? तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन जो है उसके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विंकेश गुलाटी। विंकेश गुलाटी जो हैं ये अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के। तो आपको नाम याद रखना है इनका। विंकेश गुलाटी जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं FADA के। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों विंकेश गुलाटी जो हैं ये 35th प्रेसिडेंट बने हैं FADA के। FADA जो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। अब यहाँ पे एक और नाम आया है केनिची अयुकावा। तो केनिची अयुकावा जो है ये MD और CEO है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसके MD और CEO जो है करंट वो है केनिची अयुकावा। अब जो दूसरा नाम है वो है हराल्ड क्रूजर। हराल्ड क्रूजर जो है ये CEO है BMW। तो BMW जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है उसके करंट CEO जो है वो है हराल्ड क्रूगर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब जो चौथा नाम आया है वो आया है ओला कैलिनियोस। तो ओला कैलिनियोस जो है ये चेयरमैन है मर्सिडीज बेंज कंपनी के। तो मर्सिडीज बेंज जो है ये भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो इसके जो करंट चेयरमैन है वो है ओला कोलेनियस। तो ओला कोलेनियस जो है ये चेयरमैन हो गए मर्सिडीज बेंज के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए ऑटोमोबाइल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which of the following is the plant hormone that induces cell division? तो इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन का काम करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि करता है सेल डिवीजन। अब यहाँ जो प्लांट हार्मोन्स की बात हुई है तो इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो साइटोकिनिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी ग्रोथ और बिहेवियरल प्रोसेसेस में जो कि प्लांट लाइफ साइकिल के होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है प्लांट से रिलेटेड। तो साइटोकिनिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
प्लांट की लाइफ साइकिल में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो है हमारा वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये भी एक प्लांट हार्मोन है, जिसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस का। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है उसमें मेन रोल होता है प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड का। अब जो चौथा है वो हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि प्रमोट करता है सेल एलोंगेशन को। तो जो सेल बढ़ती हैं उनके जो एलोंगेशन में जो प्रमोट करता है उसको, जो कि प्लांट हार्मोन होता है, वो होता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन हो गया जो कि सेल एलोंगेशन में प्रमोट करता है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसी पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इन इंडिया इन जून 2020। तो जून 2020 में गूगल क्लाउड इंडिया के नए सीनियर डायरेक्टर जो हैं वो कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनिल वलूरी। तो अनिल वलूरी जो हैं ये जून 2020 में सीनियर डायरेक्टर चुने गए थे गूगल क्लाउड इंडिया के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 to 18। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा जो वोटिंग एज है इंडिया में उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 61 अमेंडमेंट एक्ट। तो 61 अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके द्वारा जो वोटिंग एज है इंडिया में उसको घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अमेंडमेंट से, तो वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों वोटिंग एज जो है ये रिड्यूस कर दी गई थी 21 से 18 बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। तो यही क्वेश्चन है हमारा, 61 अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके द्वारा जो वोटिंग एज थी ये घटाकर कर दी गई थी 21 से 18। ये कौन से साल में आया था, तो ये आया था 1988 में। अब ये जो अमेंडमेंट करी गई थी ये कौन से आर्टिकल में करी गई थी, तो आर्टिकल 326 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 326 है उसमें प्रोविजन लाया गया था, उसमें जो अमेंडमेंट थी वो ऐड करी गई थी वोटिंग एज को घटाने के लिए। अब यहाँ पे बात हुई है 13 अमेंडमेंट एक्ट की। तो 13 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि जो स्टेट है नागालैंड उसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो जो नागालैंड स्टेट बनी थी वो बनी थी 13 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या बताता है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो पंचायती राज जो है, पंचायत जो ऐड करी गई थी इंडिया में उसके बारे में बताता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अगर 101 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये बताता है इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। तो जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन करा गया था इंडिया में, जीएसटी जो ऐड करा गया था वो करा गया था 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अमेंडमेंट्स के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थर्ड डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान। तो दोस्तों थर्ड डेजर्ट जो है जो कि इंडिया में राजस्थान में आता है उसका जो कुछ पार्ट है वो आता है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का थर्ड डेजर्ट है, जो पाकिस्तान की एरिया की साइड जो डेजर्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोही। तो रोही डेजर्ट जो है उसके नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, जो थर्ड डेजर्ट की एडजॉइनिंग पार्ट है पाकिस्तान का उसको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अब ये जो डेजर्ट्स हैं इनके ऊपर और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब दोस्तों रोही डेजर्ट जो है इसको चोलिस्टन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, चोलिस्टन डेजर्ट जो है वही कहा जाता है रोही डेजर्ट को। अब ये जो डेजर्ट है इसमें हर साल एक एनुअल जीप रैली होती है जिसको कहा जाता है कोलिस्टन डेजर्ट जीप रैली। तो ये जो है ये भी एक काफी फेमस रैली है पाकिस्तान की। ये सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स होता है पाकिस्तान में, तो ये काफी फेमस है। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स माना जाता है इसको। अगला पॉइंट है हमारा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है चाइना और मंगोलिया में। इसका जो कुछ पार्ट है वो है चाइना में और कुछ पार्ट है मंगोलिया में। ये एशिया के बड़े डेजर्टों में से एक है। तो गोबी डेजर्ट जो है ये लोकेटेड है चाइना और मंगोलिया में। अब जो सुकुर है ये क्या है, तो सुकुर जो है ये एक सिटी है पाकिस्तान की। मीरपुर जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि लोकेटेड है पाकिस्तान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत इन इंडिया।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो पंचायत के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए पंचायत का मेंबर बनने के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा अबव 21 ईयर्स। तो कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति पंचायत का मेंबर बनना चाहता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे। तो ये जो है ये आर्टिकल 243F जो है उसमें बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 243F जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और अगर उसकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो मेंबर ऑफ पंचायत बन सकता है। अब जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंडिया में कौन सी कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसके द्वारा रिकमेंड करा गया था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो पंचायती राज है ये स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी थी पंचायती राज सिस्टम की इंडिया में। अब राजस्थान जो है ये सबसे पहली स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट कराया था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में। और ये कब करा था? तो ये करा था 2 अक्टूबर 1959 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट करा था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट जो है ये भारत की पहली स्टेट है जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में। अब जो 1/3 1/3 पोस्ट जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं वुमेन्स के लिए हर एक लेवल पे पंचायती राज सिस्टम के। तो पंचायती राज का जितना भी सिस्टम है उसमें 1/3 जो सीट्स होंगी वो पहले से रिजर्व होंगी वुमेन्स के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली प्रोडक्ट डिजाइन फार्म कैलिडोस्कोप एक्वायर्ड बाय विच कंपनी? तो अभी हाल ही में कैलिडोस्कोप जो कि एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग फर्म है उसको कौन सी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस कंपनी जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया है, उन्होंने खरीद लिया है कैलिडोस्कोप प्रोडक्ट डिजाइन फर्म को। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन्फोसिस जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इन्फोसिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो कि रहेंगे हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। इन्फोसिस जो है ये स्टैब्लिश हुई थी 7 जुलाई 1981 में, जिसके सीईओ हैं सलील पारिक। तो सीईओ जो है ये आपको जरूर याद रखने हैं। इन्फोसिस के जो करंट सीईओ हैं वो हैं सलील पारिक। इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रवि कुमार शंकर। रवि कुमार एस जो हैं ये करंट प्रेसिडेंट हैं इन्फोसिस कंपनी के। अब यहाँ बात हुई है विप्रो की। तो विप्रो के करंट सीईओ कौन है? तो विप्रो के करंट सीईओ हैं थेरी डेलापोर्टे। थेरी डेलापोर्टे जो हैं ये करंट सीईओ हैं विप्रो कंपनी के। टीसीएस की बात हुई है तो टीसीएस जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके सीईओ कौन है? तो वो है राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन जो है ये करंट सीईओ हैं टीसीएस कंपनी के। डिलॉयट इंडिया जो है उसके सीईओ कौन है? तो वो हो जाएंगे पुनीत रंजिम। तो पुनीत रंजिम जो है ये करंट सीईओ हैं डिलॉयट कंपनी के। तो ये सीईओज जो है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कंपनीज के। आईटी कंपनीज जो हैं उनके जो करंट सीईओ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल स्पोर्ट जो है उससे रिलेटेड होती है संतोष ट्रॉफी। तो ये आपको याद रखना है। ट्रॉफीज और कप्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ट्रॉफीज के ऊपर जरूर मिलेंगे। तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो वो हो जाएंगे फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज या कप्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो वो हो जाएंगे रोवर कप जो होता है ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। एक होता है दुरंत कप, एक होता है बीसी राज ट्रॉफी, एक होता है फीफा वर्ल्ड कप, एक होता है कलिंग कप, एक हो गया यूईएफए चैंपियंस लीग, एक हो गया वित्तल ट्रॉफी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज और कप्स हैं जो कि रिलेटेड हैं फुटबॉल से। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट कप्स या ट्रॉफीज हो गई वो हो जाएंगी अमृत दीवान कप, एशिया कप, यूरोपियन कप, सोफिया कप और थॉमस कप, और हो जाएगा यूबर कप। यूबर कप जो होता है रिलेटेड होता है वुमेन्स से। तो भी ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो ट्रॉफीज और कप्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस इज लोकेटेड? तो
तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट जो है उसमें लोकेटेड है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस जो है ये लोकेटेड है नागपुर सिटी में महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो सिटी है नागपुर, वहां पे लोकेटेड है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। अब जो नागपुर सिटी है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑरेंजेस जो है उनकी प्रोडक्शन होती है बहुत बड़े अमाउंट में, तो इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है इंडिया का। अब NRCC जो है ये एक इंस्टीट्यूट है रिसर्च का जो कि करता है सिट्रस फ्रूट्स रिसर्च और हॉर्टिकल्चर पर रिसर्च। तो सिट्रस फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर जो होता है उनके ऊपर रिसर्च जो करी जाती है वो करी जाती है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस में। ये जो था ये फाउंड करा गया था, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 29 नवंबर 1985 में। अब NRCC जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, ये इसके जो ओनर है वो कौन है, तो इसके ओनर हो जाएंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल जो है एग्रीकल्चर रिसर्च की वो ओन करती है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस को। अब जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है सिट्रस फ्रूट्स में वो कौन है, तो ब्राजील जो हो जाएगी, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है सिट्रस फ्रूट्स की। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द 2021 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप पोस्टपोन टू 2022 विल बी हेल्ड। तो 2021 में जो वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप होने वाली थी जो कि पोस्टपोन्ड हो गई है 2022 के लिए। अब जो वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप है 2021 की वो होगी 2022 में, तो उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी या फिर वो कौन सी कंट्री में होने वाला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान कंट्री जो है वहां पे होस्ट होगा, वहां पे होने वाला है 2022 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं इसके ऊपर, तो वो देख लेते हैं। अब ये जो 2022 में जो चैंपियनशिप होने वाली है जापान में, ये उसकी कौन सी सिटी में होगी, तो ये फुकुओका जो सिटी है जापान की वहां पे होने वाली है वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 में। अब ये जो वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप होती है ये हर 2 साल में होती है और ये होती है ऑड ईयर्स में। मतलब ये जो होती है ये ऑड ईयर्स में होती हुई आई है अभी तक। पहले 2011 में हुई, फिर 2013 में हुई, 2015 में हुई, 2017 में हुई। जितने भी ईयर्स हैं सब में ऑड ईयर्स में हुई है। 2019 में हुई, लेकिन 2019 के बाद अब ये जो होने वाली है ये होगी 2022 में। तो कोरोना वायरस की वजह से इसको 1 साल जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब जो है ये इवन ईयर में होने जा रही है। अब जो 2019 में ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये किसने जीती थी, तो 2019 की जो चैंपियनशिप हुई थी ये जीती थी चाइना कंट्री ने। तो चाइना ने वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है 2019 की वो जीती थी। और जो 2019 में जो ये चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, तो इसको होस्ट किया था साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया कंट्री जो है वहां पे हुई थी 2019 की वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप। अब यहाँ बात हुई है जापान कंट्री की, तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान की करेंसी होती है जापानीज येन। तो ये आपको याद रखना है, जापान की कैपिटल हो गई टोक्यो, जापान की करेंसी हो गई जापानीज येन। मैप के थ्रू समझ लेते हैं हम। तो दोस्तों ये जो ग्रीन पार्ट में आपको दिख रही है ये है जापान। ये जो जापान कंट्री है इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो जापान की जो कैपिटल है वो आपको दिख रही है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के राइट साइड में जो आता है वो आता है पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन में आता है जापान। अब जापान जो है वो अपनी जो बाउंड्री है वो कौन कौन सी कंट्रीज से शेयर करता है, तो जापान जो है वो किसी भी कंट्री से अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करता है। अगर वाटर बाउंड्री की बात करी जाए तो एक तो हो जाएगी रशिया, एक हो जाएगी नॉर्थ कोरिया और एक हो जाएगी साउथ कोरिया। ये 3 कंट्रीज हैं जिनसे कि वाटर बाउंड्री शेयर करता है अपनी जापान। जापान के जो करंट प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे शिंजो अबे। शिंजो अबे जो है ये करंट प्रेसिडेंट हैं जापान कंट्री के। तो बस आपको ये याद रखना है, जापान की कैपिटल हो गई टोक्यो और जापान जो है ये अपनी बाउंड्री वाटर बाउंड्री जो है ये शेयर करता है रशिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is a disorder in which blood does not clot normally? तो इनमें से कौन सी एक बीमारी है, डिसऑर्डर है जिसमें कि जो खून है वो जमता नहीं है नॉर्मली, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये एक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो हमारा खून होता है वो नॉर्मली जमता नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, हीमोफीलिया जो है ये एक डिसऑर्डर होता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे।
तो ये आपको याद रखना है, हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 17 अप्रैल 2020 में जो 30th एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट करी थी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की। मतलब वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को 30 साल हो चुके हैं 17 अप्रैल 2020 को। तो ये आपको याद रखना है, मतलब 1990 में स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को सेलिब्रेट करना, जिसने कि 17 अप्रैल 2020 को अपने 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो 2020 में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हुआ था उसकी थीम क्या थी, तो थीम इंपॉर्टेंट रहती है, तो गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व्ड। तो गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व जो है ये थीम रही थी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 की। थीम्स के ऊपर भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम्स आपको पता होनी चाहिए। अब ये और बीमारी होती है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो है, ये एक डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है रेड ब्लड सेल्स को टू स्टार्ट ब्रेक डाउन। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन होने लगता है, वो टूटने लगती हैं। ये एक डिसऑर्डर होता है जिसको कि कहा जाता है सिकल सेल अनोमिया। एक थ्रोम्बोफीलिया डिसीज होती है, इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स में। तो जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जो हमारा खून जम जाता है उसका जो रिस्क होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन जो होती है उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कौन सी स्टेट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है इंडिया की, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है सोयाबीन का। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है सोयाबीन का। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे करती है राजस्थान। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये तीनों मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इंडिया की सोयाबीन में। अब जो यूएसए कंट्री है, अमेरिका जो है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है सोयाबीन का दुनिया में। तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कौन सी कंट्री है, तो वो हो जाएगी अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है सोयाबीन की। तो अब यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश स्टेट की। तो मध्य प्रदेश स्टेट को मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये जो मैप है ये है मध्य प्रदेश स्टेट का। तो अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला तो होता है वो होता है कैपिटल के ऊपर। तो मध्य प्रदेश स्टेट की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो करंट चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश स्टेट के वो रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश स्टेट के। एक गवर्नर के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट की गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगी आनंदीबेन पाटिल। आनंदीबेन पाटिल जो है ये गवर्नर है मध्य प्रदेश स्टेट की। अब दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में इंडिया का मैप दिख रहा है, तो इसमें जो मध्य प्रदेश है इससे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट जो है ये अपनी जो बाउंड्री है ये कितनी स्टेट्स के साथ शेयर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश जो है ये अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 5 स्टेट्स के साथ। तो पांचों स्टेट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। पहली स्टेट हो जाएगी उत्तर प्रदेश, दूसरी हो जाएगी छत्तीसगढ़, तीसरी हो जाएगी महाराष्ट्र, चौथी हो जाएगी गुजरात और पांचवी हो जाएगी राजस्थान। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे मध्य प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश जो है ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आता है, इसलिए ये कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको याद रखना है। टोटल 5 स्टेट्स हैं जिनसे मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया चेंज देयर ब्रांड नेम एज। तो अभी वोडाफोन और आइडिया जो है उन्होंने अपना नाम जो है, ब्रांड नेम जो है वो बदल लिया है। तो उसका क्या नाम रखा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा VI। VI जो है ये नाम बदलकर ब्रांड नेम जो है VI कर दिया है वोडाफोन और आइडिया ने। तो इसको हम इमेज के थ्रू समझते हैं। तो ये जो है वोडाफोन और आइडिया कंपनी जो है इन्होंने पहले ही मर्जअप कर लिया था, जिसके बाद इनका जो नाम था वो था वोडाफोन आइडिया, जिन्होंने अब इस नाम को बदलकर रख लिया गया है VI। VI जो है ये नाम रख लिया है वोडाफोन इंडिया का नाम, जिसकी जो टैगलाइन है वो है टुगेदर फॉर टुमारो। टुगेदर फॉर टुमारो जो है ये टैगलाइन है VI की, वोडाफोन और आइडिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अकॉर्डिंग टू UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 विच इज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट नेशन। तो UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2020 की, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट नेशन जो है दुनिया का वो कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है सबसे ज्यादा हैप्पी, सबसे ज्यादा खुश देश है पूरी दुनिया का। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फिनलैंड जो है ये कंट्री है यूरोप में, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। तो कैपिटल याद रखनी है आपको, यूरोप की एक कंट्री है फिनलैंड जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड जो है इसको चुना गया है हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और ये लगातार तीसरी बार चुनी गई है हैप्पीएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है ये जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। जो टॉप 4 कंट्रीज हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो टॉप 4 हैप्पीएस्ट कंट्रीज जो है वो हो जाएंगी, पहली हो गई फिनलैंड, दूसरी हो गई डेनमार्क, तीसरी हो गई स्विट्जरलैंड और चौथी हो गई आइसलैंड। इंडिया जो है उसकी रैंक क्या है, तो इंडिया की 144th रैंक है 156 में से। तो 156 में से 144 रैंक आई है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अब सबसे लास्ट रैंक की बात कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट रैंक जो आई है वो आई है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो है वो लास्ट पोजीशन पे है 156 रैंक के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी रिपोर्ट की बात हो रही है तो उसमें टॉप 3 जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, इंडिया की क्या रैंक है वो आपको पता होना चाहिए, और लास्ट रैंक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात हुई है फिनलैंड कंट्री की। तो फिनलैंड को हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों जो आपको रेड एरिया में दिख रहा है ये है फिनलैंड। अब फिनलैंड जो है उसकी कैपिटल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, हेलसिंकी जो है ये है फिनलैंड की कैपिटल। अब आपको फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सना मैरिन। सना मैरिन जो है ये करंट प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड कंट्री की। फिनलैंड जो आता है ये आता है आर्कटिक ओशियन में, ये आपको पता होना चाहिए। अब फिनलैंड जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनसे कि फिनलैंड अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, तो वो हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी स्वीडन, एक हो जाएगी नॉर्वे, और सबसे ज्यादा बाउंड्री जो शेयर करता है फिनलैंड वो करता है रशिया के साथ। तो ये 3 जो है ये नेबरिंग कंट्रीज हैं फिनलैंड की। कैपिटल याद रखनी है आपको, हेलसिंकी जो है ये कैपिटल है फिनलैंड कंट्री की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। टेम्पल्स के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट जो है इंडिया की वहां पे लोकेटेड है बृहदेश्वरा टेम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये जो टेम्पल है ये लोकेटेड है तंजावुर जगह पे जो कि है तमिलनाडु में। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, शिवजी जो है उनको डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ये टेम्पल जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। अब ये जो टेम्पल है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मेरू ऑफ साउथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा टेम्पल है जिसको कि दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बृहदेश्वरा टेम्पल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु स्टेट की। तो तमिलनाडु स्टेट को हम मैप के थ्रू समझते हैं। अब दोस्तों आप मैप में देख पा रहे हैं ये जो स्टेट है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इसकी कैपिटल क्या होती है, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई जो है ये कैपिटल हो जाएगी तमिलनाडु स्टेट की। अब अगर हम तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर कौन हैं, तो के पलानीस्वामी जो हैं, पलानीस्वामी जो हैं ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब दोस्तों लेफ्ट में आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, तो इसमें तमिलनाडु शो हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि तमिलनाडु स्टेट जो है इंडिया की वो अपनी बाउंड्री कितनी स्टेट्स के साथ शेयर करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु जो है ये इंडिया की 3 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो एक हो जाएगी आंध्र प्रदेश, एक हो जाएगी कर्नाटका और तीसरी हो जाएगी केरला। तो ये 3 स्टेट्स हैं जिनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु जो है ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये एक साइड से पानी से घिरा हुआ है, एक साइड पानी है इसके, और जो 3 साइड हैं वो 3 स्टेट्स के साथ शेयर करता है, जो कि हो जाएंगी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। बस आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV वॉज यूज्ड इन डैश ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इसरो। तो इसरो जो है उसके द्वारा पहली बार जो GSLV सैटेलाइट यूज करी गई थी वो कौन से साल में यूज करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2001 में GSLV जो सैटेलाइट है वो यूज करी गई थी इसरो के द्वारा पहली बार। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इससे, तो वो हो जाएंगे
GSLV जो है ये पहली बार यूज करी गई थी 18 अप्रैल 2001 में इसरो के द्वारा। ये जो मिशन था ये पार्शियली अनसक्सेसफुल रहा था, ये जो था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जो पहला सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करा गया था GSLV के द्वारा वो करा गया था 2003 में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है GSLV जो है जो कि इसरो के द्वारा पहली बार यूज करी गई थी, कौन से साल में करी गई थी एक सक्सेसफुल मिशन के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2003। 2003 में पहला सक्सेसफुल मिशन कैरी आउट करा गया था GSLV के द्वारा, इसरो के द्वारा। तो इसरो जो है उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 15 अगस्त 1969 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसरो की, जो कि है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसरो की जो फाउंडर है वो कौन है, तो फाउंडर हो जाएंगे विक्रम साराभाई। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई जो हैं इनके द्वारा फाउंडेशन रखी गई थी इसरो की। इसरो के करंट प्रेसिडेंट या फिर डायरेक्टर कौन है, तो के सिवान जो हैं ये करंट डायरेक्टर हैं इसरो के। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया। तो टर्मरिक जिसको कि हल्दी के नाम से जाना जाता है इंडिया में, उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है हल्दी की, टर्मरिक की। तो ये जो प्रोडक्शंस होती हैं इनके ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है ये प्रोडक्शन करती है 60% से भी ज्यादा। टोटल जो टर्मरिक प्रोड्यूस होती है इंडिया में उसका 60% से भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। तो ये बहुत बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन होती है आंध्र प्रदेश में टर्मरिक हल्दी की। हल्दी को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इंडियन सैफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है टर्मरिक को। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है टर्मरिक की और कंजप्शन भी करता है सबसे ज्यादा। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है टर्मरिक का, हल्दी का, वो है इंडिया। तमिलनाडु जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हल्दी की। पहली जो हो गई वो हो गई आंध्र प्रदेश, 60% से भी ज्यादा प्रोडक्शन होती है आंध्र प्रदेश में। दूसरी जो स्टेट है वो है तमिलनाडु, जिसमें कि अराउंड 17% प्रोडक्शन होती है टोटल इंडिया की प्रोडक्शन में। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश स्टेट की। तो आंध्र प्रदेश स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो देख लेते हैं मैप को एक बार। अब दोस्तों आपको जो रेड एरिया में दिख रही है वो है आंध्र प्रदेश स्टेट, जो कि इंडिया की एक स्टेट है। अब आपको कैपिटल की बात करी जाए तो इसकी कैपिटल है अमरावती। अमरावती जो है ये कैपिटल है आंध्र प्रदेश स्टेट की। आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इसकी मेनली 3 कैपिटल्स हैं, जो कि हो जाएंगी विशाखापट्टनम जो है ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कुर्नूल जो है ये इसकी जुडिशियल कैपिटल है। तो मेनली 3 कैपिटल्स जो है आंध्र प्रदेश स्टेट की, और ये इंडिया की इकलौती स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश स्टेट के, तो वो हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट से एग्जाम में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में आंध्र प्रदेश स्टेट जो है ये आपको दिखाई दे रही है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है ये अपनी बाउंड्री कितनी स्टेट्स के साथ शेयर करता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश जो है ये मेनली 4 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो 4 स्टेट्स जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी उड़ीसा, उड़ीसा से शेयर करता है, एक हो जाएगी तेलंगाना, तीसरी हो जाएगी कर्नाटका, और चौथी हो जाएगी तमिलनाडु। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनसे आंध्र प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री कितनी स्टेट से शेयर करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी वन द ऑस्कर अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट पिक्चर। तो 2020 ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट पिक्चर के लिए कौन सी मूवी को मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैरासाइट। पैरासाइट जो मूवी है इसको 2020 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे।
तो ये जो है ये पहली मूवी है जो कि साउथ कोरिया की मूवी है जिसने ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीता है। अभी तक कोई भी मूवी नहीं थी जिसको कि ऑस्कर अवार्ड मिला था साउथ कोरिया की। बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला है बॉन जोंग हो को, जो कि डायरेक्टर हैं साउथ कोरियन मूवी पैरासाइट के। ऑस्कर अवार्ड जो है इसको एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो हुआ था ये 92nd एडिशन था ऑस्कर अवार्ड का, जो कि हुआ था डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, तो बेस्ट एक्टर जो मिला है वो मिला है जोकिन फिनिक्स जोकर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है वो मिला है रीनी जेल्वेगर जूडी मूवी के लिए। रीनी जेल्वेगर जो है इनको जूडी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। जोकिन फिनिक्स जो है इनको जोकर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन 1990। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जो कि डेवलप हुआ था 1990 में, तो ये किसके द्वारा डेवलप करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा डेवलप करा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये जो था ये डेवलप करा गया था पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के द्वारा। हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये रैंक देता है कंट्रीज को HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के बेसिस पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ईयर और उनके डेवलपर के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये डेवलप करा गया था 1990 में, और किसके द्वारा करा गया था, तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। According to recent released report, which state has the lowest literacy rate? तो सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो कौन सी स्टेट का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इंडिया की, इसका सबसे कम लिटरेसी रेट है। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में बिहार मिलेगा तो आपको बिहार पे टिक करके नहीं आना है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो बिहार पे टिक कर आते हैं। तो बिहार जो है वो लोएस्ट लिटरेसी रेट नहीं है। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है ये है आंध्र प्रदेश स्टेट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। विच अमंग दी फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्कल दैट एनक्लोज दी ब्रेन। तो हमारा ब्रेन जो होता है उसको जो जोड़ के रखता है वो कौन सा पार्ट होता है स्कल का, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है ये पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, स्कल का, जो कि हमारे ब्रेन को जोड़ के रखता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हो जाएंगे जैसे कि इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम आउटर डैमेज। तो बाहरी जो अटैक होता है उससे बचाता है हमारे ब्रेन को क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है ये बना होता है 8 हड्डियों से, और स्कल जो होता है ये बना होता है, डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। एक तो होता है क्रेनियम और एक होता है मैंडिबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ब्रेन के ऊपर। ब्रेन के ऊपर और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो डिस्कस करे हैं। तो दोस्तों ये जो था ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।